हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज हम चैप्टर 29 का जो पार्ट 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने सरफेसी को ही कंटिन्यू करना है। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितने डेप्थ में हमने इसको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैब एग्जामिनेशन को और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक से फाइल को एक्सेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेस टॉपिक। आज हमने बात करनी है एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी की। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था सरफेसी एक्ट को, जहां पे अगर लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक के पास राइट है विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, वो क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं बाय सेलिंग द जो भी कोलैटरल दिया था। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में, तो आज डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनीज वो हैं जहां पे मान लीजिए एनपीए हो गया। अब बैंक ये सिरदर्दी हैंडल नहीं करना चाहता, बैंक के पास और भी प्रोडक्टिव काम है। बैंक ने क्या किया, जो उनके एनपीए थे उसको सेल कर दिया आगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को फॉर द रिकवरी पर्पस। अब देखते हैं इनकी क्या कंडीशंस है। देखिए, एआरसी रजिस्टर्ड होनी चाहिए आरबीआई के साथ, उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, जो इनकी मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स है वो होने चाहिए 300 करोड़। बुक में 100 करोड़ दिया हुआ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वो जो थी ओल्ड लिमिट थी, तो अब चेंज हो गई है। अब कितना अमाउंट है, 300 करोड़ है, जो होना चाहिए एआरसी जो रजिस्टर्ड होती है आरबीआई के साथ। तो सोचो कितना बिग अमाउंट है। तो फाइनेंशियली जो स्टेबल कंपनीज है वही एआरसी बन सकती है। अब कैसे प्रोसेस फॉलो होता है? बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एआरसी क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं एनपीएस को फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कैसे? डिवेंचर्स या बॉन्ड्स की तरह इशू होते हैं, या एक एग्रीमेंट में बैंक के साथ क्या आती है, एआरसी आती है। जैसे बैंक और एआरसी में एग्रीमेंट हुआ कि जो एनपीए मान लीजिए 100 करोड़ के थे, बैंक ने 80 करोड़ में एआरसी को सेल कर दिए। एआरसी ने कहा कि अभी मैं आपको इतना अमाउंट जो है 15-20% कैश के फॉर्म में दे देता हूँ, नेक्स्ट पार्ट जैसे रिकवरी होगी विल गिव यू। तो मान लीजिए ऐसे एग्रीमेंट हुआ। अब सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस कैसे फॉलो होती है? सबसे पहले वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी रिसीट्स को इशू करते हैं टू क्वालिफाइड बायर्स। ये कौन से होते हैं? फंड्स को रेज करने के लिए क्वालिफाइड बायर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स जैसे हो गए, पेंशन फंड्स या इंडिविजुअल वेल्थी पर्संस जो इन को खरीद सकते हैं। तो सिक्योरिटी रिसीट्स को इशू किया, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्या होता है, एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सेपरेट ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है फॉर ईच स्कीम, जहां पे एआरसी एक्ट कर रही है एज अ ट्रस्टी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज क्या रहती है? सबसे पहला मेथड क्या होता है, जब एआरसी ने बैड डेट को एनपीए को अपने पास ले लिया, तो वो क्या ऑप्शंस दे सकती है? रिस्ट्रक्चर का रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट कर सकती है, कि मतलब ईएमआई अगर किसी की ज्यादा जा रही थी उसको कम कर दिया और टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दिया। किसी ने मान लीजिए 10 साल के लिए लोन लिया था और ईएमआई ज्यादा जा रही थी, तो उस लोन टेन्योर को इंक्रीज कर दिया टिल 15 या 20 ईयर्स की ईएमआई कम होगी, तो मे बी पेमेंट हो जाए। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड क्या होता है, चेंज और टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट। अगर किसी कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है तो उनके पास राइट होता है एआरसी कंपनी के पास, कि वो या तो पूरी की पूरी मैनेजमेंट ही चेंज कर देंगी या उसको टेक ओवर कर लेंगी, सो दैट की रिकवरी हो। उनको किसी तरीके से रिकवरी करनी है और ये प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। सेल और लीज ऑफ द बिजनेस, ये भी एक प्रोसेस है। या तो बिजनेस को सेल कर देंगे या लीज कर देंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब जो उनके पास बैड डेट्स आई हैं, रिकवरी कर सकते हैं विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। उस एनपीए को जो उन्होंने एज अ कोलैटरल कोई भी चीज दी थी उसको सेल करके रिकवरी की जा सकती है। तो ये था एआरसी के बारे में। अब नेक्स्ट कैसे रिकवरी और रेजोल्यूशन होता है? देखिए, वेरियस मीन से रिकवरी करती है एआरसी। लीगल एक्शन जैसे लिए जाते हैं अंडर सरफेसी एक्ट। वो क्या होता है कि आपके पास एसेट्स एज अ कोलैटरल दिया था, लोन पे डिफॉल्ट हो गया, तो आप उस कोलैटरल को सेल करके रिकवरी कर सकते हो अंडर सरफेसी एक्ट। ये पावर है विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। फिर जो अमाउंट आप रिकवर करते हो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एसआर शेयर होल्डर्स। तो दिस इज हाउ रिकवरी कैन बी डन। अब एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं बैड बैंक, एनएआरसीएल, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये। इनका काम क्या होता है, इनका पर्पस होता है जो हाई वैल्यूज के स्ट्रेस एसेट्स हैं, जिनकी वैल्यू 500 करोड़ या अबव है, उनके साथ डील करना। तो एक्विजिशन स्ट्रक्चर्स क्या रहता है, 15% अपफ्रंट कैश पेमेंट ये कर देंगे बैंक को, और 85% जो सिक्योरिटी रिसीट्स के थ्रू, जो कि गवर्नमेंट गारंटी के साथ बैक्ड होंगे, वो वाला प्रोसेस फॉलो होगा यहाँ पे। रेजोल्यूशन कैसे मिलेगा, एसेट जो मैनेज होते हैं और रिजॉल्व होते हैं वो बाय इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के थ्रू होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है एनएआरसीएल। ध्यान रखना कि बैड बैंक के नाम से जाना जाता है। लार्ज स्ट्रेस्ड वैल्यू को हैंडल करते हैं ये। 15% अपफ्रंट कैश पेमेंट हो जाती है और 85%
सीएसआर के फॉर्म में होती है। मान लीजिए कि 1000 करोड़ पे डिफॉल्ट हुआ था, तो उसका 15% कैश पेमेंट बैंक को कर दी एआरसी ने, और जो बाकी 85% बचा वहां पे उन्होंने सिक्योरिटी रिसीट इश्यू कर दी। जैसे हमने बात की कि जो आपके क्वालिफाइड बायर्स को, तो वो वाली फॉर्म यूज करें। अब और बाकी लॉस क्या है सरफेसी एक्ट में, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने बात की थी कि मैनेजमेंट टेक ओवर, जो एआरसी होती है, टेक ओवर और चेंज द मैनेजमेंट ऑफ द बोरोवर्स यूनिट अगर मिस मैनेजमेंट उसका कॉज है। मान लीजिए डिफॉल्ट हुआ लोन पे, अब बाद में पता चल रहा है कि जो मैनेजमेंट है ऊपर, जो सीईओस हैं, वही अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो प्रॉफिट नहीं आ रहा था, इस वजह से क्या हो गया, तो आगे वो पेमेंट नहीं कर पा रहे। अगर ये कॉज है तो फिर वो चेंज कर लेंगे मैनेजमेंट। और क्या स्टेप ले सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि एआरसी सेल और डील्स तो बिजनेस कर सकते हैं, पर जब तक नहीं करेंगे तब तक आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती। अगर आरबीआई गाइडलाइन के बाहर वो ये चीज कर रहे हैं तो फिर वो ऑथोराइज्ड नहीं है। रीशेड्यूलिंग द डेट, एआरसी की ब्रॉड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए डेट को रीशेड्यूल करने के लिए। उसका मतलब क्या था कि 10 ईयर इंक्रीज कर दिया, ईएमआई शॉर्ट कर दी। तो अगर वो प्लान उनका प्लेस पे है तो एआरसी को साइन करना पड़ता है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। एनफोर्स कर सकते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट, बट उनको कंसेंट चाहिए होता है फ्रॉम 60% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये वैल्यू ध्यान रखनी है यहाँ पे, कितना परसेंट होना चाहिए सिक्योर्ड क्रेडिटर का कंसेंट, 60% सिक्योर्ड क्रेडिटर का कंसेंट चाहिए होता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स करने से पहले। डेट सेटलमेंट की पॉलिसी होती है इनके पास, पोजेशन ले सकते हैं वो सिक्योर्ड एसेट्स पे जो बॉरोवर ने दिए थे एज पर द सरफेसी गाइडलाइन, कि हमने डिस्कस किया कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो कोलैटरल को सील कर दो। डेट को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, दे हैव दिस राइट अकॉर्डिंग टू द सेट पॉलिसी। नेक्स्ट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कैसे होता है, क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन सरफेसी एक्ट में पावर दी गई है बैंक को या एआरसी को कि वो सेल कर सकते हैं कोलैटरल को फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यू। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो कैसे होती है ये प्रोसेस, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो इशू करते हैं 60 डेज का नोटिस टू द बॉरोवर फॉर द रीपेमेंट। मान लीजिए किसी ने पेमेंट नहीं करी, 6 मंथ से ईएमआई नहीं दी है, अब उसको 60 डेज का नोटिस चला गया कि अगर आप 60 डेज में पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, फिर हम आपका कोलैटरल को सेल कर देंगे। अब मान लो बॉरोवर को प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन कर दिया उसने कहा मैं अभी तो पेमेंट करके आया हूँ 2 महीने हाफ। तो अगर वो उसका ऑब्जेक्शन जेन्युइन है तो फिर बैंक को सीरियसली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है विद इन अ 15 डेज। ये ध्यान रखना आपने, कितने डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और अगर वो जेन्युइन नहीं है तो फिर बैंक अपना जो सेट पॉलिसी है उसको फॉलो करेगा। फिर सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट कैसे की जाती है, बॉरोवर ने डिफॉल्ट किया तो सिक्योर्ड एसेट्स को क्रेडिटर को सेल किया जाता है, कैसे, पब्लिक ऑक्शन के थ्रू या और भी मेथड्स होते हैं, नीलामी के थ्रू हो सकता है, न्यूज़पेपर में नीलामी दे दी, ये जो है ऐसे है, ये प्रॉपर्टी थी, उसकी वैल्यू अगर मान लीजिए 10 करोड़ थी तो 12 करोड़ की वैल्यू दे दी बैंक ने। तो क्या होगा आगे, सेल प्रोसीड्स जो उनको जनरेट होगा जो भी अमाउंट, सबसे पहले क्या रिकवर करेंगी, कॉस्ट जो नीलामी पे आई, फिर क्रेडिटर्स के ड्यू पे होंगे, मतलब बैंक्स के ड्यूज पे होंगे, और कोई अगर सरप्लस बच जाता है तो फिर बाकी पार्टीज को दिया जाएगा। जैसे बॉर्बर का कुछ अमाउंट रह गया तो फिर उसी को मिल जाएगा। प्रायोरिटी किसे मिलेगी, क्लेम में। जब कंपनी की लिक्विडेशन होती है, कंपनी का दिवालिया निकल गया, तो जो वर्कर्स ड्यू होता है, जो वर्कर की सैलरीज होती है, उनको हाई प्रायोरिटी मिल जाती है देन बैंक। बैंक से पहले पेमेंट किसको की जाएगी, जो वर्कर्स रह गए हैं जिनकी सैलरी ड्यू थी इन केस ऑफ कंपनी लिक्विडेशन। एक्शन अगेंस्ट सिक्योरिटी, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं, प्लेस्ड गुड को सेल कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट अ गारंटर विदाउट अफेक्टिंग द प्राइमरी सिक्योरिटी। मान लीजिए कि जो उन्होंने कोलैटरल दी थी प्राइमरी सिक्योरिटी, तो उससे अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, तो वो बाकी और भी जो गुड्स हैं, प्लेस्ड गुड्स हैं, उनको भी सेल करके अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। अब है आपका होमवर्क क्वेश्चन कि व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर द सरफेसी एक्ट। कितनी रिक्वायरमेंट है, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, बॉरोवर अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है टू नोटिस अंडर सेक्शन 13(2), कितने डेज के अंदर सिक्योर्ड क्रेडिटर को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, ये हमने अभी डिस्कस किया। यस, द राइट आंसर इज 15 डेज। If you want to clear the JAV examination in just 12 days, we have a super crash course for you, जिसमें हम each components की morning evening classes लेते हैं in 12 days और अच्छे से आपको preparations करवाते हैं with live classes, short notes and test series। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक से वेबसाइट पे जाके आप इस कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं और कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं JAP80। देयर इज अनदर कोर्स फॉर यू दैट इज बैंकर्स कैप्सूल कोर्स। यहाँ पे इन कंपोनेंट्स की
मॉडल वाइज़ जो है वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती हैं आपको हर कंपोनेंट्स की, तो आप आसानी से प्रिपरेशन कर पाओगे। वन शॉट कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे, टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे भी आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जैप 75, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है और क्वेरी है तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, कैन मेल अस आल्सो hello@edutap.co.in। थैंक